लोगों ने ताने भी मारे, खिलाएगी भी क्या, 3,000 रुपए तो इसके पति कमा रहा है। ड्रिप लगाए तो कह रहे सांप बिछा दिए इन्होंने। सभी अधिकारी आकर के अचंभा करने लगे। राजस्थान में अनार उगा के दिखाई है। मुझे रोना आता था। सभी के मकान है तो हमारा कभी मकान बन पाएगा क्या, कभी मैं बच्चों को पढ़ा पाऊंगी क्या। मेरे पास जो मदर प्लांट है उन्हीं की मैं पौध तैयार करती हूँ। मैंने अपने बच्चे को ये कहा कि भाई तुझे नौकरी करने की कहीं जरूरत ही नहीं है। अगर 30 लाख रुपए कमा रही हूँ तो तू 40 लाख कमा। एक टाइम पे उस समय तो मैं भी घूंघट निकालती थी, मैं ससुर के सामने बोल भी नहीं सकती थी। आज मुझे हर जगह अवार्ड दिए गए हैं। चल बेटा पहले तो मेरे जैसी ड्रेस पहन तू। आपकी जैसी ड्रेस? हाँ, ऐसी ड्रेस। मेरी पोशाक देखकर इस समय आपको समझ आ रहा होगा कि मैं राजस्थान में हूँ। राजस्थान है, राजस्थान का सीकर शहर है और सीकर शहर का बेरी गांव है। बेरी गांव एक ऐसा गांव जहां उग रहे हैं खूब सारे सेब और अनार। राजस्थान का एक ऐसा गांव जहां उग रहे हैं सेब और अनार। कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि राजस्थान की तपती गर्मी में रेतीली जमीन पर कोई सेब और अनार उगा सकता है। मुगल भी आ गए यहाँ, राजपूतों ने भी राज किया और ब्रिटिश भी आ गए। यहाँ बाजरा हुआ, ग्वार हुआ, मूंग हुआ, चना हुआ, गेहूं भी हुआ, कपास भी हुआ, लेकिन सेब और अनार यहाँ हो जाएगा ये आज तक किसी ने नहीं सोचा। लेकिन किसी ने तो सोचा, तभी बेरी गांव में ये सेब और अनार उगे। और जिन्होंने ऐसा सोचा वो महिला, वो किसान ही हैं आज के हमारे इस पॉडकास्ट की खास मेहमान। उनका नाम है संतोष खेदार और उनकी जो खेती है वो जादू है और उनकी जो कहानी है वो मिसाल है। उनकी खेती और उनकी ये कहानी दोनों के बारे में इस पॉडकास्ट में लंबी बातचीत करेंगे ताकि आप जान पाएं हर एक बात, कैसे सेब और अनार से हर साल वो कमा रही हैं 30 से 40 लाख। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान तक पे हमारे इस खास पॉडकास्ट में। बहुत लंबे समय से मैं आपसे मिलना चाह रही थी क्योंकि आपने राजस्थान में, जिसके बारे में हम हमेशा ये सुनते हैं कि पानी नहीं है, रेतीली ज़मीन है, सेब और अनार उगाए हैं। और सेब के बारे में हम सुनते हैं कि वो तो हिमाचल और कश्मीर से ही आते हैं। आप राजस्थान से सेब कैसे उगा रही हैं और अनार कैसे उगा रही हैं? ये शुरू में 2008 से हमने जो अनार लगाए हैं, हाँ, तो ये लगाई तब अचंभा हुआ सभी को। हाँ। क्योंकि मुझे खुद को भी अचंभा हुआ कि हाँ। भाई लोगों ने ताने भी मारे हाँ, कि हंसे होंगे कि हंसे, क्या खूब आइडिया हंसे है ये? कि अनार लगा रही है बच्चों को। इतने दिन ये बाजरा तो डाल रही थी ना, अब हाँ, खिलाएगी भी क्या, खिलाएगी 3,000 रुपए क्या? तो इसके पति कमा रहा है, हाँ। तो अब ये क्या खिलाएगी। तो मैंने उनके ताने तो सुन लिए। तब ड्रिप लगाए तो कह रहे सांप बिछा दिए इन्होंने। तो ये देखो, अच्छा। मजाक तो हर किसी का हो जाता हाँ, है। ड्रिप के बारे में भी पता नहीं था हाँ, इनके किसी को लोगों पता नहीं था उस समय, किसी ने लगाई भी नहीं थी। शुरू में हमने लगाई थी। अच्छा। तो ये लगाने के बाद मैंने अपने जो अड़ोसी पड़ोसी थे उनसे भी कहा था कि भाई आप भी अनार लगा लो ताकि हम उसे एक्सपोर्ट कर सकें, अलग भेज सकें। क्योंकि ज़्यादा माल होगा तो उसे अलग भेजा जाएगा, तो पैदावार, अपने इनकम भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप अनार लगाओ, पहले देखते हैं कि आपकी आपको ज़मीन में, देखेंगे आपका क्या आपके रहता है। ज़मीन में लगेंगी या अनार कहाँ लगेंगी। मैंने कहा ठीक है। तो उनकी सुन ली, लेकिन हम पीछे नहीं हटी मैं, क्योंकि अगर पीछे हट जाती तो आज मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन अनार कहाँ से आइडिया आ गया कि सेब उगाती हूँ या अनार? मतलब गेहूं जो एक नकदी फसलें मानी जाती हैं कि कोई गेहूं उगा रहा है, कोई धान, अगर आपको एक्सपेरिमेंट ही करना था कि राजस्थान में, लेकिन आपने सेब और अनार कैसे सोच लिया? क्योंकि सुनकर यकीन नहीं होता इस बात पे। वो तो उस समय जब मेरे पति होमगार्ड की नौकरी कर रहे थे तब मैंने उनसे कहा था कि भाई मैं घर बैठी रहती हूँ, 3,000 रुपये से 3 बच्चों का खर्चा भी नहीं चल पाएगा, तो हम क्या करेंगे। तो क्यों ना अलग हटके करें, क्योंकि अगर बाजरे और में गेहूं में रह जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उससे तो लागत है वो सामने आ रही है। तो हमने बागवानी को चुना, क्योंकि बागवानी में ही चाहे सब्जी कर लो चाहे बागवानी में आ जाए, उसी में पैसा कमाया जा सकता है। तो मेरे पति ने भी यही कहा कि भाई हाँ ठीक है। तो उन्होंने भी एक जगह देखा, तो 2008 में हमने अनार का जो था वो लगाया बगीचा। और वो उद्यान विभाग है जो हमारे सीकर में है, तो उनसे हमें पेड़ मिले। 220 पेड़ हमने लगाए थे उस समय। 220 जी। कितने जमीन में, कितने एरिया में? 5 बीघा में, 1 5 एकड़। बीघा। आपके पास 5 बीघा ही जमीन जी, थी? हमें जो मेरे ससुर से मिली थी वो 5 बीघा थी हमारे ठीक पास। है। तो उनमें हमने लगा लिए। लगाने के बाद जब 2011 के अंदर इनमें अनार आई, तो चारों तरफ से अधिकारी थे, किसान भाई थे, वो सब देखने हैरान आने हो गए, लगे। हैरान हो गए कि कैसे आ इतनी गए? लदखद अनार, जैसे कश्मीर में घूम रहे हो वैसे घूम रहे थे, बिल्कुल लाल कलर था। तो हमारा भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि हमने भी कभी अनार देखी नहीं थी। तो सभी अधिकारी आकर के अचंभा करने लगे, भाई वास्तव में आपने तो राजस्थान में अनार उगा के दिखाई हैं।
तो 13 के अंदर मुझे 25,000 रुपये का अवार्ड भी दिया गया था उस समय। अच्छा, मतलब वो खेती सिर्फ आपने की अकेले अपने दम पे? जी, शुरुआत में हमने अपने दम पे ही की थी, क्योंकि मेरा पूरी परिवार मेरे साथ था। मेरे 3 बच्चे थे, मेरे पति थे, हम सब ने मिलके काम किया है। क्योंकि जब बच्चे स्कूल से लौट के आते तो वो मुझे खाद बनाने के लिए नीम, आंकड़ा, धतूरा वो मुझे बंजर भूमि से लेके काट के लाने पड़ते थे। और आपने जब पहली बार अनार लगाया, पहली बात तो ये कि अनार लगा रही हैं जिस पे यकीन नहीं हो रहा, दूसरी बात ये कि आपने वो पूरा प्राकृतिक तरीके से लगाया है, जी। कोई केमिकल वगैरह यूज नहीं किया? जी, केमिकल के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं थे, केमिकल पैसे लाए नहीं कहाँ थे, से? हाँ, तो शुरू में हाँ, सुनी हुई थी भाई, हम रसायन की बजाय हम अगर नीम, आक, धतूरा उसकी हम खाद जैविक तैयार करती, खेती, जैविक हाँ, खेती। तो मैंने गड्ढे में खाद तैयार की, और स्प्रे के लिए मैं जब छोटी सी थी तब से मैं दादाजी के साथ भी खेती किया करती थी। अच्छा, बचपन से? बचपन से ही मैं हाँ, खेती कर रही थी। तो मैंने सुना था कि भाई नीम है, आंकड़ा है, धतूरा है, हम्म, वो डाल करके अगर हम उस पे हाँ, करेंगे हाँ, तो उससे क्या है, खराब नहीं होगा पेड़। हाँ, तो वही मैंने किया, हम्म, यही करके मैंने अपने आप कर लिया। हम्म, तो वो करके मैंने उन पे स्प्रे मारा, हम्म, तो जो पत्तियां मुड़ी हुई थी हम्म, वो सारी खुल गई। हम्म, खुलने के बाद मैंने देखा हाँ ये काम कर रहा है। हम्म, तो यही करते करते धीरे धीरे, कहते हैं ना, खेती में करते करते सीख जाता है सीख किसान। जाता है, तो वही मैंने किया। फिर मेरी जो अनार थी छाया में थी, हम्म, तो कई पेड़ ऐसे थे जो छांव में थे, तो मैंने ये सोचा उनकी कटिंग कर दें। हम्म, तो मैंने उनकी कटिंग की। हम्म, तो जिनकी मैंने कटिंग की उनकी जो अनार की साइज़ थी वो तो 500-600 ग्राम तक हो गई, हम्म, और जिनकी कटिंग नहीं की उनकी 300-200, 300-200 ग्राम रह गई। अच्छा, तो मैंने और मेरे पति ने ये आइडिया लगाया कि भाई कटिंग करने से जो उसकी जो खुराक थी खुराक थी, वो उन्हें मिल गई। हाँ, तो फिर मैंने हर एक पेड़ पे ही वो कटिंग वाला जो था ना, हाँ, वो हर पेड़ पे लगाया, जिससे कि फल जो हमारा था वो बिल्कुल उनकी पूरा साइज बन गई। साइज बन गई, हाँ, और एक हमारा जो ये अनार था ये अलग ही था। हाँ। तो ये सोच कर कि तो ये जो पौधा मिला था ये सीकर उद्यान विभाग से मिला, जी, और आपने जो खेती की वो जैविक तरीके से की। और अनार की साइकिल क्या होती है, मतलब कब लगाते हैं और कब पूरा बन जाता है, फ्रूटिंग कब तक आ जाती है? ये अनार को हम जैसे जुलाई अगस्त में बरसात के टाइम पे लगाते हैं, हैं, 1 फरवरी के महीने में लगा सकते हैं। अच्छा, तो उस समय लगाने के बाद हमें फल तो जल्दी आ जाएंगे, लेकिन 2 साल उनकी जो फ्रूटिंग है वो हमें तोड़ के डालनी पड़ेगी ताकि पेड़ हमारा ग्रोथ कर ग्रोथ सके। कर सके। तो उसके बाद तीसरी साल ही मैंने फसल ली थी। अच्छा, तो एक पेड़ पे 25-25 किलो तक हमने अनार फ्रूट तोड़ी लिया थी है, जी, अच्छा, फ्रूट तोड़ा है। तो जब ये हुआ तो हमारे जो पहले कृषि मंत्री जी थे, प्रभुलाल सैनी जी थे 2016-17 के अंदर, अच्छा, तो उन्होंने यही कहा कि भाई अगर ऐसी महिला है तो हमें भी देखने जाना पड़ेगा। हाँ, तो वो भी यहाँ मेरे खेत पे उन्होंने विजिट किया, देखने के लिए आए कि हकीकत है क्या। तो यहाँ देख कर गए तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई हमारे यहाँ इतना नाम हो रहा इतने है, बड़े हाँ, अधिकारी आ रहे हैं, आ उसके साथ मुझे इतने अवार्ड मिले हैं। हाँ, क्योंकि खेती में काम करके मैंने जो कमाया है नाम, पैसा तो हर कोई कमा सकता है, लेकिन मैंने नाम बहुत कमाया है। हम्म। तो अब ये जो कहानी है आपकी, ये तो एक किसान के तौर पे कहानी है, लेकिन अब मैं जानना चाहूंगी संतोष नाम की उस लड़की को जो एक बड़ी हो रही थी, पढ़ाई कर रही थी, क्या उसने कभी सोचा था कि वो इस तरह का काम करेगी, कि इतना नाम होगा? बचपन कैसा था आपका, कहाँ जी, पे बीता? बचपन पापा मेरा क्या करते थे? झुंझुनू में है, मेरा पीहर। झुंझुनू। जी, हम 5 भाई, 3 बहनें हैं, 2 भाई, तो हम 5 भाई बहन हैं। हाँ, तो उनमें से जो मेरे भाई बहन हैं वो सरकारी जॉब में हैं सब। सब। अच्छा, उनमें गरीबी में मैं ही रही हूँ। अच्छा। ऐसे क्यों कह रही हैं, आपकी गरीबी में रही जी, हो? अब तो देखो मेहनत की है तो हाँ, देखो हाँ, हो गया, हाँ, लेकिन पहले शुरुआती में गरीबी थी। अच्छा, क्योंकि 3,000 में 3-3 बच्चों की परवरिश पर करना, हाँ, ये तो काम मुश्किल है। काम है। हाँ, पिताजी किसानी ही करते थे? नहीं, मेरे पिताजी जो दिल्ली पुलिस में थे, मेरी मम्मी खेती का काम अच्छा, किया करती थी, तो मैं उनके साथ वही काम किया करती तो थी। उस समय मम्मी जो करती थी, मतलब बाजरा वगैरह? जी, बाजरा वगैरह किया करती थी, वही मैं करती थी। उनके साथ पूरा उनका जो सहयोग था मैं किया करती थी उनके साथ। और पढ़ाई आपने कितनी पढ़ाई की? मैंने 10th क्लास तक की है। अच्छा, जी, उसके आगे नहीं मन बना? उसके आगे फिर मेरी शादी हो गई, शादी तो हो गई। शादी के बाद यही मुझे खेती का काम। और कितनी उम्र में शादी हुई होगी? मेरी 14 साल के अंदर ही मेरी शादी हो गई जो थी। हाँ, जल्दी जल्दी होती है जल्दी हो राजस्थान गई में, थी। हाँ, हाँ, तो जल्दी शादी कर दी। फिर मैंने हाँ, यहाँ पर भी आकर के खेती का ही काम संभाला, अच्छा, क्योंकि मेरी छोटी बहन थी, उसकी मेरे साथ ही शादी हो गई थी। अच्छा, तो सास-ससुर ने ये कहा था भाई एक पढ़ लो, या तो आप पढ़ो या छोटी बहन को पढ़ाओ। तो मैंने कहा मैं ही पढ़ाई छोड़ देती हूँ, अच्छा, तो मैं छोटी बहन को ही पढ़ा लेती हूँ। तो मैंने अपनी छोटी बहन को पढ़ाया। अच्छा, तो फिर ये करने के बाद मुझे बहुत खुशी मिलती है कि खेती में काम करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। जी, तो आपने तब यहाँ, मतलब शादी आपकी कौन से सन में हुई होगी?
हमारी शादी 1990 में हुई थी। 1990 में शादी हुई, तब यहाँ पे बाजरा वगैरह उग रहा था 5 बीघा में, और आपने वो शामिल हो गई उसी में कि मैं खेती करूंगी जी। फिर ये 1990 के बाद 2008 में आपने ये अनार वाला काम किया। जी। उससे पहले जी, उससे पहले सिंपल ऐसे ही चल रहा, घर ऐसे चल रहा था, बाजरा बो लिया, बस यही खा लिया, यही चल रहा था। बचपन में सोचा था कुछ कि कुछ ऐसा बनना है बड़े होके, या कोई सपना जैसे हर कोई देखता है, कोई भी सपना? जी, बचपन में तो यही था कि भाई कैसे काम चलेगा, क्या करेंगे, क्या कर पाएंगे, घर कैसे संभाल पाएंगे। मन में इतना ये लगा रहता पे अलग किया तो मुझे तो एक मकान दिया गया था मुझे सास ससुर की तरफ से, तो उसी में रहते थे, तो मुझे रोना आता था भाई हर सभी के मकान है तो हमारा कभी मकान बन पाएगा क्या, कभी मैं बच्चों को पढ़ा पाऊंगी क्या। तो पहले की कंडीशन को अगर आज देखा जाए तो आज भी मुझे वो रोना आता है, वो अगर पीछे की बात को अगर याद करें तो ये ऐसे समय गुजरता गया। जब 2008 के अंदर पेड़ लगाने के बाद 11 के अंदर जब मैंने फसल बेची तो उसमें मुझे 3 लाख रुपए इनकम हुई। तो 3 लाख रुपए देखने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई, मेरे पति और हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो मैंने अपने पति से कहा कि आप होमगार्ड की नौकरी छोड़ दो। हाँ, एक चीज पूछ रही हूँ इसमें बीच में, फसल सबसे पहले बेची कहाँ? क्योंकि पहले तो लोग ये हैरान कि अनार उग गए, फिर अनार किसने खरीदे, किस तरफ आप गए, मतलब सब्जी मंडी में कहाँ बेचे अनार? ये मेरे पति जब नौकरी कर रहे थे तो एक तरफ से तो बाजार के लेके गए, बाजार अनार, मंडी में, मंडी में नहीं, जो अधिकारीगण थे, जो उनके डॉक्टर होते हैं, उन सब के पास वो आते थे, अधिकारी के पास आते थे सब। अच्छा। तो व्यापारी भी आते थे, उनको टेस्ट करवाया। तो उन्हें अधिकारी ने ये कहा कि भाई आप टेस्ट करो, बाजार की करो और ये हमारे जो कंपेयर करो इनका कि जो मेरे पास यहाँ ये होमगार्ड की नौकरी कर रहा है इसने भी अनार लगाई हैं। अच्छा। तो ये जैविक तरीके से, तो आप इसको देखो। तो उन्होंने टेस्ट किया तो जो हमारे अनार का जो टेस्ट था उससे अलग ही था। अच्छा। मिठास भी अलग था और उसका जो दाना था बहुत सॉफ्ट था, नरम था, क्योंकि बाजार वाली के अंदर तो लकड़ी की तरह काट था। तो उन्होंने खाया तो उन्हें अच्छा लगा। तो एक साल में हमें दिक्कत आई, दूसरी साल हमारी जो अनार थी वो हमारे खेत से ही उठने लगी। फिर हमें जो मार्केट कहीं जाना ही नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा मार्केट खेत में ही बन गया। 3 लाख रुपए की जो पहली कमाई हुई वो इसी तरह सबको बांट के हो गई। हाँ, कोई हमें मंडी में भी देनी पड़ी और सभी खाने वाले थे वो भी ले जाने लगे। हाथों हाथ बिक गया। जी, मेरे उस समय बिल्कुल स्ट्रगल नहीं हुआ और मुझे उसमें नुकसान भी नहीं हुआ। और दाम कैसे आपने डिसाइड किया? दाम पहले मैंने बाजार में पूछा मेरे पति ने कि भाई क्या रेट है। तो वहाँ 80 रुपये मिली, तो 80 रुपये में तो रसायन वाली मिल रही थी। तो हमने अपनी 100 रुपये कर दी, तो हमारी जो थी वो 100 रुपये में भी सब लेके चले गए। अच्छा जी। तो जैसे 3 साल बाद पहली बार फ्रूटिंग होती है, फिर आप करते हैं, उसके बाद दूसरी फ्रूटिंग कब तक होती है? फिर जुलाई अगस्त में जो दूसरी बहार आती है वो आती है। फिर उसके साथ ही 2013 के अंदर मैंने अपने पति की नौकरी छुड़वा दी। अच्छा। तो उनसे वो मान गए कि हमें छोड़ना है भाई, हमें खेती में ही लगे रहना, क्योंकि एक लेबर लेके आते हैं तो वो 6-7 हज़ार रुपये ले रहा था और मेरे पति को 3,000 मिल रहे थे। तो मैंने ये कहा कि हम यहीं पे काम करते हैं। तो हमने दोनों ने मिलके फिर अपने यहीं नर्सरी शुरू की, जो हमने कचरा काटा था अपने अनार का। उस समय तो बच्चे छोटे रहे? जी, छोटे बच्चे थे, 5वीं 6वीं में पढ़ रहे थे। तो हमने इन्हीं की कटिंग करके उन्हीं की पौध तैयार करना शुरू कर दी। फिर मैंने अपने खेत में मौसमी लगाई, नींबू लगाए, अनार लगाए। 2016 के अंदर एक सेब का पेड़, जो सुंडाराम जी वर्मा जी हैं उनके पास आए थे। अच्छा। उनके पास पेड़ आए थे वहाँ से। तो उन्होंने हमें भी दिया एक पेड़। अच्छा। तो वो पेड़ हमारे शुरू में लग गया। अच्छा। तो उसके 2 साल बाद फल भी आए। फल आने के बाद हमने उसी से पौध तैयार की। वो भी वैसे ही नेचुरल तरीके से किया और सभी ने ये अचंभा किया कि अरे भाई राजस्थान के अंदर सेब हो सकता है क्या? कैसे हो सकता है क्या? पानी की जो चीज, उसे जो ठंडा एटमॉस्फेयर चाहिए सेब को, वो कैसे आपने दिया? मतलब वो टेक्निक क्या थी? वो टेक्निक यही थी कि हमने उसमें रसायन नहीं डाला और ड्रिप सिस्टम से धीरे धीरे उन्हें पानी दिया। तो वो पेड़ था हमारे राजस्थान के एरिया का ही था। अच्छा। कि जो 50 डिग्री टेम्परेचर तक सहन कर सके, वही था। वो ऐसा पौधा ही ऐसा था जी। मतलब उसकी जो किस्म थी वही ऐसी। हाँ, वो राजस्थान की डेवलप हुई थी। वो डेवलप पहले तो हिमाचल में हुई थी। हिमाचल वालों ने हमें एक पेड़ भेजा था। अच्छा, कि ये आप हाँ ये 50 डिग्री में होगा, हरमन 99 है, तो हमने यहाँ लगाया तो वो हमारे यहाँ हो गया। अच्छा। फिर उसी से मैंने पौध तैयार शुरू की, क्योंकि हर एक किसान भाई की डिमांड हो गई कि आपने यहाँ राजस्थान में सेव किया है, तो मैं उसकी भी पौध तैयार करने लगी। तो मैंने अपने बगीचे में जो हमारी जो मेरे पास जो मदर प्लांट है उन्हीं की मैं पौध तैयार करती हूँ। और हमारी नर्सरी जो है ये NHB द्वारा रजिस्टर्ड है, जिससे कि ऑल इंडिया में किसान भाई कहीं पर भी ले जाता है पेड़ तो उसे सब्सिडी मिलती है। ये नहीं कि राजस्थान में ही, ऑल इंडिया में कहीं पर भी लेकर के जाए। अच्छा। सबसे ज़्यादा और हमारे पेड़ों की खास बात ये होती है कि इसके अंदर जो अनार है
ये अगर हम 1 महीने तक तोड़ के रख लेते हैं तो ये खराब नहीं होता है। अच्छा। और अब की बार इस सरकार का हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, तो उन्होंने तो किसानों के लिए इतना किया है, भजन लाल शर्मा जी ने इतना ऑफर दिया है कि अगर 1 एकड़ में 5 बीघा में अगर कोई किसान भाई लगा रहा है तो उसे 33,000 रुपये सब्सिडी मिल रही है। अच्छा। और 10 बीघा, हाँ, अनार हो चाहे मौसमी हो चाहे नींबू, हॉर्टिकल्चर में जी, तो उसे अगर 9 बीघा 10 बीघा में लगा रहा है तो उसे 66,000 रुपये सब्सिडी मिल रही है। तो किसानों के लिए इससे बड़ा ऑफर और क्या हो सकता है। और हमारे भजन लाल शर्मा जी ने तो इतना किया है किसानों के लिए कि ड्रिप लगा रहे हों या पेड़ लगा रहे हों, तो किसानों को सबसे ज्यादा प्रोत्साहन दे रहे हैं। अच्छा। तो उनका सरकार की तरफ से मतलब आपको प्रोत्साहन मिल रहा है? बिल्कुल, पूरा प्रोत्साहन मिल रहा है। चाहे आपने अनार उगाया या सेब उगाया, इस तरीके से आप सारी सब्सिडीज का लाभ ले रही हैं? जी, सबका लाभ मिल रहा है मुझे। और इसी के साथ मैंने अपने बच्चों को जब पढ़ाया तो मुझे पता नहीं था कि भाई उन्हें क्या सब्जेक्ट दिलवाना है। हाँ। तो मैंने लड़की को, फिर मुझे पता चला एक लड़का और लड़की को मैंने एग्रीकल्चर से बीएससी करवाया। अच्छा, एग्रीकल्चर ही? जी, एग्रीकल्चर, ये मेरा ही काम आगे बढ़ा सके। तो एग्रीकल्चर करने के बाद मैंने अपने बच्चे को ये कहा कि भाई तुझे नौकरी करने की कहीं जरूरत ही नहीं है, तुझे तो यही हमारे साथ काम करना है, क्योंकि ये खेती में आज मैं अगर 30 लाख रुपए कमा रही हूँ तो तू 40 लाख कमा। तो आज वो मेरे साथ मिलकर के काम कर रहा है और वही 40 लाख रुपए हम इस खेती में कमा रहे हैं, परिवार। हाँ। अच्छा, एक चीज और मैं देखती हूँ बार बार जब भी लोगों से बात करती हूँ, कोई भी फसल है उसमें रोग, कीट, बीमारी, ये सब बहुत होता है। तो आप 2008 से उगा रही हैं और मतलब पहली ही बार में सक्सेसफुल रहा, तो ये रोग नियंत्रण, कीट नियंत्रण, ये इसका चैलेंज नहीं आया कभी सामने? इसका चैलेंज भी आया था, हमारे साथ भी आया था, क्योंकि मेरे पति जो थे वो अधिकारियों से पूछते रहते थे कि भाई हमें क्या करना है, इन्हें उखाड़ के फेंकें या क्या करें। दिक्कत बहुत आई, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने ये कहा कि भाई आप तो लगे रहो, जैसा आपको दिखे वैसे करते जाओ। अच्छा। तो हमने धीरे धीरे भाई कभी कोई जैसे उसमें हींग डाली, कभी गाय के गोमूत्र में नीम आग धतूरा का बना के, फिर हल्दी डाली, कभी नमक, हल्दी, मिर्ची सारे डाल के हमने वो पेस्ट तैयार किया, तो हमारा सक्सेसफुल रहा, जिससे जो रोग था वो नहीं आया। मतलब वो भी जैविक तरीके से ही कीटनाशक हमने तैयार किया। और जो रोग आता है वो हमेशा गंदगी में आता है, ज्यादा घास फूस होता है, जो कच्ची फुटान होती है उस पर आता है, तो हम हर महीने उनकी कटिंग कर देते हैं ताकि उन पे रोग नहीं आ सके। ये हम पेड़ों पे करते रहते हैं। तो किस किस समय, अब जैसे पूरे साल की मैं बात करूं, अब आप क्या क्या लगा रही हैं और किस किस समय क्या क्या लगता है और कैसे कैसे वो बिकता है? अब इस समय हम जैसे लगा रहे हैं, जुलाई के अंदर बरसात के समय में हमारी पौध की सीजन शुरू हो जाती है, तो उस समय पौध का काम चल रहा होता है। फिर जुलाई अगस्त में, जैसे अब हम अनार की फसल है जो जुलाई अगस्त वाली नहीं ले रहे हैं, हम सर्दी वाली ले रहे हैं जो नवंबर लास्ट में पक के तैयार होती है। अच्छा। क्योंकि पहली जो फसल आती है उसमें हम कटिंग करके पौध तैयार कर लेते हैं, तो इसलिए हम दूसरी बहार लेते हैं जो जुलाई अगस्त में शुरू होती है, नवंबर लास्ट में पक के तैयार हो जाती है। तो वो मतलब हम अनार की मटेरियल पूरा अनार का हो जाता है। और अब सितंबर के अंदर हमारा मटेरियल होगा, वो होगा मौसमी का जी। और जनवरी के अंदर होगा हमारा माल्टा है, किन्नू है, संतरा है, इसका हमारा मटेरियल चलेगा। तो ऐसे धीरे धीरे करके जून लास्ट के अंदर हमारा सेब का मटेरियल चलता है। तो ऐसे हमारे जो किसान भाई को क्या चाहिए कि रोज की आमदनी चाहिए, क्योंकि उसका हाथ नहीं रुके, तो हमारा रूटीन वैसे ही चलता रहता है। कभी हमने वो फसल बेची है तो उसके पैसे आ गए। अभी मतलब हर मौसम की एक एक फसल निकल रही है, सर्दी में कुछ जा रहा है, गर्मी में कुछ जा रहा है, ऐसे करके जी। तो ये 40 लाख पूरा अगर एक आमदनी की हम बात करें तो पूरी बागवानी का है? हाँ, पूरी बागवानी का। ना हमारे पास कोई सरकारी नौकरी है, ना कोई प्राइवेट नौकरी है। हमारी इसी 5 बीघा से हम और नर्सरी के पौधे भी हैं, यही तैयार कर रहे हैं। और इसी के साथ जब आप बात कहूँ कि जब मेरी 2 बेटियां थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं इन बेटियों की कैसे शादी कर पाऊंगी। भाई 2 के लिए दहेज भी इकट्ठा करना पड़ता है, तो कहाँ से करेंगे। तो मैंने ये कभी नहीं सोचा, क्योंकि मैं ये सोचती थी कि बेटियों को दहेज की बजाय अगर मैं उन्हें पढ़ाऊं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाऊं, अपने पैरों पे खड़ा करूं, तो वो सही रहेगा। तो मैंने वही किया, मैंने अपनी दोनों बेटियों को पढ़ाया। और दोनों ग्रेजुएट हैं। और छोटी जो लड़की है, बड़ी लड़की को ससुराल वाले ने कहा कि भाई खेती का काम करो, तो मैंने उन्हें भी पेड़ दिए थे। अच्छा। दहेज के अंदर 551 पेड़ दिए थे। तो उन्होंने भी बगीचा लगा रखा था। उन्होंने ये कहा खेती में ही काम करेंगे, जैसे तुम्हारी मम्मी कर रही है जी, वैसा ही हम खेती में ही काम करेंगे। तो वो वहीं खेती में काम कर रहे हैं। शादी कहाँ हुई है?
उनकी शादी यहीं खिरोड़ में है, 5 किलोमीटर में ही है। अच्छा। तो वहाँ शादी हो गई। छोटी लड़की जो है मेरी, वो एग्रीकल्चर से बीएससी करके और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है। अच्छा। तो वो नौकरी कर रही है। वो कह रही थी कि मम्मी मैं आपकी तरह ही किसानों को डेवलप कर पाऊँ, हाँ। कि भाई किसानों को रसायन नहीं डालना चाहिए, जैविक खेती में आना चाहिए, क्योंकि रसायन से हमारी जो ज़मीन है ये बिल्कुल ख़राब हो रही है और इससे कैंसर है, बीमारियां वो फैल रही हैं बहुत ज्यादा। तो और इसलिए जमीन खराब हो रही ज़मीन है, भी खराब हो रही है, इंसान उसमें अनाज खराब नहीं हो रहा है। तो वो सभी को जैविक तरीके से सिखा रही है और पेड़ पौधे लगाना है, आपको आगे बढ़ना है। तो उसमें उनका सबसे ज़्यादा उसका रोल रहा है। तो मैं चाहती हूँ मुझे ऐसी बेटी मिले। हाँ, तो उसने वो देखा कि आपने तो यहाँ रह के किया, लेकिन मैं बाजार में जाके और एक जी सिस्टम के अंदर जाके सिखा पाऊँ, तो वो सिखा रही है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि आपकी कहानी की सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक तो आपने फसल ऐसी उगा ली कि यकीन नहीं हो रहा, जी दूसरा आप एक ऐसी जगह पे रहती हैं कि जहाँ पे खेती बहुत ज़्यादा हरी भरी वाली हम एक्सपेक्ट नहीं करते, सूखा हम ज़्यादा देखते हैं, रेगिस्तान है, राजस्थान है। तो इसमें जब आपने ये सब उगाया, कोई भी काम शुरू करने में चैलेंज आते हैं, तो सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग रोल है वो क्या है? किस चीज़ से मिला कि मौसम, क्योंकि किसान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज पेश कर देता है मौसम, कभी सूखा है, कभी ज़्यादा बारिश है। मौसम से मिला, बाजार से मिला, या सरकार की तरफ से? क्योंकि कई बार सब चीज़ें ठीक है लेकिन सरकार का सपोर्ट नहीं है। जैसे मैं बहुत किसानों से मिलती हूँ, वो कहते हैं कि हम इतना अच्छा कर रहे हैं, हमारे पास इतने अच्छे आइडिया हैं, लेकिन हमें सामने से सपोर्ट नहीं है। तो मौसम दिक्कत कर ज़्यादा आपको लगता है बड़ी चुनौती है राजस्थान में ये खेती करना, या बाजार की पहुंच पाना? क्योंकि फसल नहीं बिकती, या आंदोलन आप सुनती होंगी कि आंदोलन होते हैं कि फसल नहीं बिकती, दाम नहीं मिलता, या फिर ये कि सरकार नहीं सुनती? जो बाजरा और गेहूं कर रहे हैं उसमें तो ये जो हमारे भगवान है, हाँ। यही प्रकृति है, यही सब किसानों को बर्बाद कर रही है। अच्छा। क्योंकि पहले बोया तो इतनी बरसात हुई और अगर पकने लगता है उस समय बरसात नहीं होती है, तो ये इस पे डेवलप करता है। लेकिन बागवानी जो है ये किसी पे डिपेंड नहीं करती। अच्छा, कहीं भी कितने करें। कहीं भी करें, चाहे कितनी लू चले, कितनी बारिश हो, बारिश होगी तो अच्छे पेड़ होंगे, हरे भरे अच्छे होंगे। और इसमें सरकार का रोल ये रहता है कि सरकार किसानों के लिए क्या करे। तो सरकार ने हमारा पूरा सहयोग किया है किसानों का, क्योंकि उनसे जो हमारा जो मार्केट है उनके लिए कोल्ड स्टोरेज बनाए हैं कि उन्हें हम बेचें तो उन्हें कोल्ड स्टोरेज में रख सकें। क्योंकि कई पहले हमारी ये चुनौती थी कि भाई हमारे जो बाजार नहीं था हमारा, रासायन का और जैविक का एक ही भाव जा रहा था। लेकिन अब हमारा जो मूल्य है वो अलग हो गया है। हमारे लिए एक मंडी भी बना दी गई है, अलग से दुकान दी गई है कि उसमें हम जैविक तरीके से उसको, जैविक खेती को उसमें बेच सकते हैं, जैविक फलों को। अच्छा, तो हमारी जो ये कहाँ पे है मंडी? ये मंडी हमारी जयपुर में है। जयपुर में और सीकर में हर जगह अलग अलग है। सरकार ने अच्छा काम किया है। मतलब नेचुरल जो फार्मिंग वाले प्रोडक्ट हैं जी वो वहाँ सीकर में जी मंडी सीकर है। में भी है, वहाँ पर भी हम उन्हें दे सकते हैं। जिस तरह की खेती आप कर रही हैं, एक तो राजस्थान में कर रही हैं, फिर आप अनार, सेब और सारे फ्रूट उगा रही हैं, चैलेंजिंग काम कर रही हैं। अब इसमें मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, जो किसानों के सामने और ज़्यादा चैलेंज आते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगता है कि मौसम बड़ा चैलेंज बन रहा है, या बाजार, या सरकार? तीनों बातों को लेकर किसानों की अक्सर शिकायतें होती हैं। इसमें किसानों के लिए हर एक जगह वैसे तो देखें तो शिकायत ही शिकायत है। हाँ। क्योंकि कभी मौसम कभी मार मौसम लेता में, है, हाँ। क्योंकि ओले गिर गए तो हमारी फसल है वो बिल्कुल बर्बाद, ख़राब हो जाती है। बिल्कुल, कहीं लेकिन सूखा हो उसके गया। साथ मैं ये चाहती हूँ कि अगर जब ओले गिरते हैं तो हमारी फसल बर्बाद होती है, तो उसमें हमें सरकार का सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल क्योंकि चाहिए। अगर वही नष्ट तो, हो गई तो सरकार हमें कुछ मुआवजा दे। मुआवजा दे। और उसके बाद अगर जब बाढ़ आ जाती है, ज़्यादा बारिश होती है, उससे भी क्या है, फ्रूटिंग पे दाग धब्बे वो ख़राब हो कीट जाती हैं, आते ज़्यादा हैं। कीट आते हैं तो उससे वो ख़राब भी हो जाती है। तो उसके साथ हमारी जो सरकार है वो हमें थोड़ा बहुत मुआवजा दे, तो उसके लिए किसान भाई बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि सरकार हमारा पूरा सपोर्ट करेगी। तो मैं चाहती हूँ कि कई जगह मैंने सुना है कि अगर किसी के पेट जल भी जाते हैं तो सरकार उनका पूरा नहीं सपोर्ट नहीं, कर रही है। महाराष्ट्र में ऐसा बहुत होता है, रोते हैं प्याज के हाँ किसान, वहां पे बर्बाद हो गई पूरी फसल, जी, वहाँ भी मूंगफली पूरी गीली हो गई, इतनी तेज बारिश हुई। जी ऐसे बहुत से हम अक्सर न्यूज कवर करते हैं। जी। तो उन किसानों के लिए सरकार का सबसे बड़ा सहयोग रहेगा कि वो सरकार जो है उनका सपोर्ट करे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि किसान हमारा वो गरीब है तो उनको कुछ देना चाहिए। क्योंकि अगर किसान हर जगह आप देख रहे हो कि आंदोलन चल रहा है, अनशन पे बैठे हैं, अगर किसान अनशन पे बैठ गए ना तो हम सब भूखे मर जाएंगे। किसान अन्नदाता है और किसान ही उगाता है, चाहे फल को देखो, चाहे अनाज को देखो, हर चीज़ किसान कर रहा है। लेकिन किसान की ओर कोई नहीं देख रहा है, क्योंकि अगर किसान के पास पैसा होता ना तो आज मैं आपको बता दूं सब उस किसान को देखते। लेकिन किसान के पास पैसा है नहीं, तो इसलिए किसान को आनाकानी कर रहे हैं सब, कोई नहीं देख रहा है। लेकिन
अब देखते हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने तो राजस्थान पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। फोकस किया है जी जब से आप खेती शुरू कर रही हैं तब से आपको लग रहा है कि सबसे अच्छा काम ये कर रहे हैं? जी, सबसे अच्छा कर रहे हैं। भजन लाल जी ने इतना अच्छा मौका दिया है किसानों के लिए, और इस साल जितने पेड़ लगे हैं शायद ही लगे होंगे। अच्छा, इस साल खूब पेड़ लगाए हैं किसानों ने, क्योंकि सरकार ने मतलब बहुत पूरे अच्छा ऑफर दिया, राजस्थान में? पूरे राजस्थान में बहुत अच्छा ऑफर दिया उन्होंने। हम्म, तो एक बात तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी मैंने सुनी थी कि भाई अगर आपको आय दोगुनी करनी है तो खेती में आना पड़ेगा। वो उन्होंने सही कहा है। अच्छा, आय को दोगुनी नहीं चौगुनी भी कर सकते हैं हम अपनी खेती में रह करके, जितनी मेहनत करेंगे उतना हम कमा सकते हैं। और आज वो हम कमा रहे हैं। जब कोई मीडिया वाले हों, चाहे अखबार वाले हों, चाहे यूट्यूब चैनल वाले हों, वो आते हैं तो वो यही कहते हैं कि मैडम आप तो उन सब के लिए रोल मॉडल बन गई हैं, हाँ, हाँ, क्योंकि आपको देख के ज़्यादा रुझान बढ़ा हाँ, है। हाँ। तो क्योंकि मैं ये पूछ रही थी कि चुनौती आपके सामने क्या सबसे बड़ी रही है? सबसे आपके सामने क्या चुनौती रही है? मेरे सामने तो प्रकृति की सबसे ज़्यादा चुनौती रही है, क्योंकि कभी लू चलना है, हमारे पास पानी नहीं था, कभी बरसात नहीं होती, कभी होती है तो ज़्यादा हो जाती है। तो इसके साथ ही बस हमारी यही चुनौती रहती तो है। इनका कैसे सामना किया? और जैसे आप अनार और सेब कर रही हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा मतलब एक उम्मीद क्या रहती है आपकी मौसम को लेके? हमारी यही उम्मीद रहती है कि जिस समय हमारे जो फल होते हैं, अगर हमारा सेब का जैसे फल आ रहा हो, उस समय ज़्यादा लू चलती है, अगर बरसात हो गई तो खराब हमारा हो जो जाएगा। फ्रूट है बहुत अच्छा होता है, खराब नहीं अच्छा, होता है जी। नहीं लू से? लू से भी नहीं खराब होता है, नहीं ये होता सेब ऐसा खराब? है। अगर अच्छा, पहले बरसात हो जाती है ना तो हमारा सेब सबसे अच्छा जाता है उसपे। जैसे जून, अब की बार बरसात बहुत अच्छी हुई, हाँ, तो हमारा सेब सबसे अच्छा निकला, अच्छा, क्योंकि जून के अंदर ही उस पे कलर आ गया था, बारिश होते ही उस पे कलर आया, तो हमारा जो भाव था वो भी अच्छा मिला, अच्छा, मार्केट अच्छा रहा। अच्छा। तो वैसे ही हमारे अनार के अंदर देख लो, अब की बार बारिश अच्छी हो रही है, तो हमें पानी की दिक्कत नहीं हो रही है। राजस्थान में पानी की सबसे ज़्यादा दिक्कत है, तो इस बार हमने पानी भी नहीं दिया है, तो इसलिए हमारे पास प्रकृति की तो देखो हमारे पास कोई दिक्कत सब नहीं है। अब बैलेंस की चल बार रहा सब है। बैलेंस सही है। आपका सिंचाई मॉडल क्या है हमारा बागवानी का? सिंचाई मॉडल है ट्यूबवेल से सीधा है ट्यूबवेल से? जी। अच्छा, हमारे 350 फुट पे पानी है, तो उससे सीधा बोरिंग से हमने पानी ले रखा है, तो उसी से चल रहा है। हमारे सोलर सिस्टम है, अच्छा, वो भी हमने 2016 के अंदर सोलर सिस्टम लगाया था, उससे हम आज सिंचाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बिजली की बचत हो बिजली रही की है। बचत हो रही है। तो मैं चाहती हूँ किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पैनल भी लगाना चाहिए। उस पे उसके भी साथ ही सब्सिडी मिल रही है। उस पे भी हमें 70% सब्सिडी मिल रही है, सरकार हमें लिए सब कुछ कर रही है। और ड्रिप सिस्टम हमें सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अगर ड्रिप सिस्टम लगाएंगे तो हम पानी की बचत भी कर सकते हैं और पेड़ को भी स्वस्थ रख सकते हैं। खुला पानी देंगे तो हमारा जो पेड़ है वो खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा और पानी भी पानी वेस्ट भी होगा। वेस्ट होगा। तो इसलिए हर एक चीज़ को हमें ध्यान रखना होगा। और जिन किसान भाइयों को, जैसे मैं नर्सरी तैयार करूँ, इसमें से पौध दे रही हूँ, तो उन किसान भाइयों को मैं पहले अपने यहाँ बुलाती हूँ, और उनको बुला करके पूरी प्रक्रिया समझानी पड़ती, उन्हें किस तरह से आपको लगाना कैसे है, करना है, कैसे करना ध्यान है, कैसे आपको रखना है। कैसे इनमें खाद कब डालोगे, निराई गुड़ाई कैसे करोगे। कई किसान भाई क्या करते हैं, उसकी जड़ों में ही उसकी खाद देते हैं, तने में खाद देते हैं, जिससे जो पेड़ है वो खराब हो जाता है। तो इसलिए उससे 1 फुट दूरी पे ही हमें खाद डालनी चाहिए और उसमें पानी लगाना चाहिए। आपने ये सब कहाँ से सीखा था? ये हमने सिर्फ खेती में ही काम करके कर सीखा कर है, के सीखा कर है। करके ही सीखा है ना, सारे कहीं नहीं रूल्स गए आपके खुद जी। से ये देखे परखे रूल्स हैं कि जी ऐसे 1 फीट पे ये और खाद ये। जी, हमने जब वो पहले तने में डाला था तो कई पेड़ जो खराब हो रहे थे, हाँ, तो ये हमने सोचा क्यों ना 1 फुट दूरी पे डालें। हाँ, तो फिर हमने 1 फुट दूरी पे डाले, तो हमारा जो पेड़ था उसकी ग्रोथ अच्छी हुई, अच्छा, खिलखिलाया। और क्योंकि उसकी जो बारीक जड़ें हैं वो बाहर की साइड जाती हैं, हाँ, तो उन बारीक जड़ों को खुराक मिलनी चाहिए। तो इस तरह से हम 1 फुट दूरी पे खुदाई करते हैं और डालते हैं, जिससे कि किसान भाइयों को भी यही नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि दुख तो मैंने बहुत देखे हैं, पहले मुझे इतना नॉलेज नहीं था, तो लेकिन मैंने तो दुख देखे, लेकिन किसान भाइयों को दुखी होना नहीं पड़े, तो ये सब हम कर रहे हैं। तो नर्सरी लगाएंगी, ये वाला आइडिया कैसे आया फिर और कब आया? नर्सरी पहले सबसे पहले कब लगाई? नर्सरी 2013 के अंदर, जब हमारे 11 में इसमें फ्रूटिंग आई थी अनार के हाँ, अंदर, हाँ, हाँ, तो सब किसान भाई और अधिकारीगण सब आए, तो उन्होंने ये कहा कि आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो आप इन्हीं की पौध तैयार करके किसान भाइयों को दो। दो, अच्छा, तब हमें ये आइडिया आया था, 2013 से हमने ये खेती शुरू की थी। मतलब नर्सरी वाला नर्सरी आपने वाला शुरू ये किया। प्रोजेक्ट उस समय हमने स्टार्ट किया था। ना फिर आपको आता था कैसे पौध तैयार की जाएगी? जी नहीं, उस समय हमें कुछ नहीं आता था, पहले तो हमने हाँ, सीखा। हाँ, भाई किसी से पूछा तो किसी ने बताया नहीं, हाँ, नहीं बताया, तो पहली साल तो हमने 10,000 जब पौधे तैयार किए, उनमें से हमारे पास सिर्फ 500 तैयार हुए थे। अच्छा, फिर दूसरी साल हमने ये सोचा कि हमें क्या कमी रह गई, हाँ, तो हमने दूसरी साल वो कमी पूरी की, तो हमारे फिर 90% पेड़ मतलब तैयार हुए। खुद से ही सीखने का क्या, या यूट्यूब से कुछ देखा पढ़ा? नहीं नहीं, उस समय यूट्यूब भी नहीं था, हमारे इतना पास फ़ोन भी नहीं था। अच्छा, जी, हमने खुद ही खेती में लगे रह करके ये सोचा कि भाई इस तरह से हमने इनमें खाद ज़्यादा डाली है या चिकनी मिट्टी ज़्यादा डाली है, हाँ, ये देख करके ही हमने
सीखा है सारा। सीखा है सारा। जी। तो अब जो जितने भी पेड़ हैं, जैसे मैं बात करूँ सबसे पहले अनार की, फिर सेब की, मौसमी की, एक पेड़ से कितनी फ्रूटिंग होती है? जैसे शुरू से हम बात करते हैं अनार की, हाँ। तो जब हम 3 साल के पेड़ पे अगर फ्रूटिंग ले रहे हैं, हम्म। तो उसमें तो हमें 20 किलो तक ही हम उसमें ले एक सकते पेड़ हैं, से? एक पेड़ से। क्योंकि अगर ज़्यादा लेंगे तो वो पेड़ टूट जाएगा। अच्छा। ज़्यादा भी ले सकते टूट जाएगा। और आज मेरे ये जो पेड़ हैं 16-17 साल के हो गए हैं, इस पे मैं 50 किलो के समथिंग ले रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा लूँगी तो वो पेड़ टूट जाएंगे। एक पेड़ से 50 किलो तक का हम वजन ले ले रहे सकते हैं। अनार। जी, अनार। और अनार की मतलब एवरेज एज क्या होती है, कब तक? अनार की एवरेज एज 20-25 साल तक होती है। 20-25 साल जी। एक बार लगाने के बाद? एक बार लगा के छोड़ दिया, उसके 20-25 साल तक हमें कुछ नहीं करना कुछ नहीं पड़ता करना है। पड़ता। खाद जी। वाद भी नहीं देनी पड़ती? खाद वाद तो देनी पड़ेगी, 1 साल में 2 बार एक डालते साल हैं में 2 उसमें। बार। हाँ, साल बाकी में 2 कुछ बार नहीं? डालते हैं बिल्कुल, और बिल्कुल कुछ भी नहीं है। मतलब सबसे ज्यादा जो केयर चाहिए वो शुरू के 3 साल चाहिए? जी, 3 साल ही केयर ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे सेब है, सेब के अंदर ना के बराबर है। जैसे अनार में कर रहे हैं वही हमें सेब में करना है, कुछ अलग हटके नहीं करना है। अच्छा। कि उनमें वो ठंडे एरिया का है तो हाँ, उनमें हम क्या कुछ और करेंगे, करें, हाँ। कुछ और करें, वो कुछ नहीं है। और सेब के अंदर हम जैसे शुरू में पहले 5 किलो ही ले सकते हैं, क्योंकि पेड़ छोटा रहता है। उसके बाद 7 किलो, 10 किलो ऐसे हम बढ़ा सकते हैं और उसपे। सेब का साइकिल क्या होता है, एक बार लगाने के कितने दिन एक बार fruiting? लगाने के बाद वही 20 तीसरी साल हम फसल ले सकते हैं तीसरी उसे। साल फसल ले आएगी। आने को तो 1 साल में ही आ जाएगी, लेकिन हमें तोड़ना पड़ेगा, उसके पेड़ ग्रो की और ग्रोथ अच्छे से देखना करेगा। पड़ेगा उसको। और फिर जब उस पे फल आएगा तो तीसरी साल उस पे कलर आएगा। अच्छा। जब वो पेड़ बड़ा हो जाएगा तभी बड़ा हो कलर जाएगा। आएगा। तीसरी साल में 5 किलो तक। जी। और उसके बाद? उसके बाद हम जैसे 10 किलो है, 20 किलो है, और 25 आप किलो, कितना ले रहे हैं? अब हम 25 किलो तक ले रहे हैं। और हमारा कितना पुराने हो गए सेब के पेड़? ये हमारा आज एक तो हमारा 8 साल का हो गया है, अच्छा। और एक हमारे 5-5 साल के हो रखे हैं, उन पे हम 15-15 किलो ले रहे हैं। 15 किलो। और जी। इसकी एवरेज एज क्या रहेगी? इसकी एवरेज भी 20-25 साल है, 20-25 दिक्कत नहीं है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। और मौसमी की बात करें? मौसमी की बात करें, वही 50 किलो तक हम मौसमी ले रहे हैं अब। उसका भी बहुत साइकिल अच्छा वही है, 3 साल साइकिल बाद? वही है, हाँ। क्योंकि अच्छा। 2 साल तो हमें उस पेड़ को ग्रोथ करवानी है। करवानी है। अगर नहीं करवाएंगे तो अगर फसल ले लेंगे तो वो पेड़ छोटा ही रह जाएगा और वो खत्म भी हो सकता है। हाँ। तो सब पे यही है, जैसे मौसमी देख लो, संतरा देख लो, हर पे अगर तीसरी साल फसल लेते हैं तो 15-20 किलो से लेकर के हम 50 किलो तक का ले सकते हैं वजन। और वैसे लेने को तो बेर पे तो क्विंटल तक आ रहा है, तो हर चीज पे अच्छा चल रहा है। और पौध जो तैयार करते हैं उसका भी कोई सीजन होता है कि इस सीजन में आप नर्सरी तैयार करती हैं? जी, उसका भी अलग अलग सीजन रहता है। जैसे? जैसे दिसंबर के अंदर हमारे जो सेब है, जनवरी के अंदर अनार है, अच्छा। फरवरी के अंदर खेजड़ी है, हर की अलग अलग रूटीन है उस पौध तैयार करना है। तो अब मेनली फसल आ जाती है, वो बिक जाती है और जी। आप मेनली नर्सरी तैयार कर रही हैं। जी। तो आपने इतना इनोवेटिव काम किया है और आप, मुझे लगता है कि आपने पढ़ाई बेशक 10वीं तक की है, लेकिन आपका दिमाग बहुत तेज चलता है, एकदम बढ़िया डिग्री वाली महिला की तरह। तो आगे का क्या प्लान है कि खेती को और बढ़ाना है या कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगानी है, या क्या सोचती हैं आप आगे के बारे में? देखो, आगे के लिए मैं ये सोचना चाहूँगी कि मैं अपनी महिलाओं को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहूँगी, कि मैं उनको आगे बढ़ाना चाहूँगी। क्योंकि महिलाओं को तो चूल्हे चौके तक ही सीमित रख दिया गया है कि आप चूल्हा चौकी कर सकती हैं, लेकिन आज की महिलाएं वो नहीं है। आज की महिलाएं पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुँची हुई हैं। तो मैं उन्हें आगे बढ़ाना चाहती हूँ। आज बहुत सी महिलाएं हैं जो मेरे से जुड़ी हुई हैं, जो मेरी तरह बागवानी कर रही हैं, कोई सब्जी कर रहा है, कोई, किसी को मैंने डेयरी फार्म करवाया है, किसी को कुछ, लेकिन उन्हें आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन किया है मैंने। कई महिलाएं जो, जिस तरह से आज मैं 10 को रोजगार दे रही हूँ, उसी तरह से वो महिलाएं भी 10 को रोजगार दे रही हैं, तो जिससे हमारी बेरोजगारी है वो भी खत्म हो रही है। तो ऐसी महिलाओं को मैं प्रोत्साहन कर रही हूँ। और कई जो युवा बच्चे हैं, पढ़ाई छोड़ करके दर दर की ठोकरें खा रहे हैं भाई, उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, क्योंकि सरकारी नौकरी तो लिमिट की है, सबके लिए तो है नहीं। तो इसलिए उनके पास खेती है तो वो बागवानी में आकर के कमा सकते हैं, या डेयरी फार्म कर सकते हैं, मुर्गी फार्म कर सकते हैं। तो मैं उनको सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन कर रही हूँ। और वो युवा बच्चे हैं वो यही कर रहे हैं, आज दर दर की ठोकरें भी नहीं खा रहे हैं और बागवानी में आ रहे हैं। बहुत से बच्चे हैं जो आज मुझसे जुड़े हुए हैं और बागवानी में आकर के इनकम कर रहे हैं। वो यही कर रहे हैं कि आंटी जी, जितना आपने किया आज हम भी उतना ही करना चाहते हैं। तो उनका मैं सपोर्ट बनना चाहती हूँ और उनको मैं ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ा रही हूँ, क्योंकि वो मदर प्लांट लगा करके वो भी मेरी तरह नर्सरी कर सकते हैं, खोल सकते हैं, उसमें पैसे कमा सकते हैं। तो वो आज बच्चे कर रहे हैं। जी। तो अपना आगे कोई वो नहीं कर रही हैं आपकी, मुझे और फायदा जी, हो, मुझे आप आगे बढ़ा रही हैं। मैं आगे बढ़ाना ही चाहती हूँ। मुझे बहुत है, भगवान की दया से इतना बहुत है, बहुत है। बेकार है। अगर प्रोसेसिंग यूनिट लगवानी है तो मैं दूसरे किसान भाइयों को लगवा दूंगी, ताकि वो भी आगे बढ़ सके, उनको भी इनकम चाहिए। तो मैं इतना ही चाहती हूँ किसान भाइयों के लिए। और मैंने शेखावाटी कृषि फार्म
एवं उद्यान नर्सरी के हिसाब से मैंने एक यूट्यूब चैनल भी बना रखा है, अच्छा। जिससे मैं अपने किसान भाइयों से जुड़ी हुई हूँ और उनको पूरी प्रक्रिया बताती हूँ। अच्छा। और शुरू से लेकर के एंड तक के खाद तक का है। और जो किसान भाई बागवानी कर रहे हैं, लगाते हैं, उनके वहाँ विजिट भी करना है, उन्हें बताना है, तो वो सारा करते हैं। वो जो मैंने लड़के को ये खेती पे छोड़ा था, वो आज वो पूरा काम सहयोग कर रहा है। सहयोग कर रहा है। तो जो 5 एकड़ से हमने बात शुरू की कि 5 एकड़, वो जमीन का एरिया भी बढ़ा है या 5 एकड़ में ही सब चल रहा है अभी भी? नहीं, हमने 2 बीघा का एरिया बढ़ाया नर्सरी के लिए। जी। अच्छा, 2 बीघा और जमीन खरीदी हाँ, आपने? 2 बीघा और लेकर के और फिर उसी में ही हमने एरिया बढ़ाया है ताकि नर्सरी हम उसमें और बढ़ा सकें। जी। तो ये खेती बढ़ा दी। और ये जो आप काम कर रही हैं, मुझे लगता है अकेले आप अपने ही दम पे सिर्फ कर पा रही हैं कि सबको जोड़ना, सबको बढ़ाना, या जैसे केवीके का कोई सहयोग मिलता है या और किसी मतलब कृषि इकाई का कोई सहयोग है सरकारी लेवल पे, या अकेले आप बुलाती हैं, ट्रेनिंग देती हैं? नहीं, देखो सपोर्ट तो हमारा जैसे केवीके का है। जी, हमें उद्यान मतलब विभाग आप का है, हम संपर्क में हम सब, हमारा जो सपोर्ट है, सहयोग है, हमारा सबसे पहले उनसे जुड़ा हुआ है। जी, हमारा केवीके है, वो हमारे पास आकर के हमारे पास आते भी हैं, यहाँ पर भी किसानों को भी लेकर के आते हैं, हमसे जुड़े हुए हैं और हम भी उनसे जुड़े हुए हैं। और हमारे जो उद्यान विभाग है, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है। आज अगर यहीं से मेरा शुरू हुआ है, सब कुछ कैरियर मेरा वहीं से शुरू हुआ है और मैं चाहती हूँ कि उनके साथ ही जुड़ी रहूँ। और मेरी सरकार का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरी सरकार ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। आज मुझे हर जगह अवार्ड दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे ने जी मुझे सम्मानित किया था, वेंकट नायडू जी ने भी मुझे सम्मानित किया था। और हमारे जो भजन लाल शर्मा जी हैं, वो तो अभी बने हैं, तो उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। कई बार यूट्यूब वाले आते हैं, उन्होंने कहते हैं कि भाई आपको क्या मिल रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे जैसे भजन लाल शर्मा जी, उन्होंने तो किसानों के लिए बहुत अच्छा किया और कर भी अच्छा रहे हैं। मैं चाहती हूँ ऐसे ही मुख्यमंत्री होने चाहिए। वैसे तो आपने वैसे बता दिया है महिलाओं के बारे में आप क्या कह रही हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और आपको बुरा ना लगे तो, राजस्थान में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं देखी जाती है। वही के बींदड़ी है, घर में रहेगी, बाहर कैसे निकल सकती हैं, बहुत लंबा घूंघट, मैं पूरे रास्ते देखती आई कि बड़ा लंबा लंबा घूंघट करके औरतें घूम रही है। उस बारे में आप क्या सोचती हैं? क्योंकि आप सिर्फ एक प्रोग्रेसिव फार्मर नहीं है, एक प्रोग्रेसिव महिला है, आपकी सोच भी आगे की है कि औरों को आगे बढ़ाना है और महिलाओं को, उसके बारे में आप क्या सोच रही हैं? क्योंकि अब हम किसानी पे क्यों बात करें, हम पूरे जीवन पे बात करेंगे, जिंदगी ये जो पहले की, ये अब भी कोई कई जगह चल रहा है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। अब ज़्यादा घूंघट भी नहीं रहा है, क्योंकि अब की जो पढ़ी लिखी महिलाएं, लड़कियां हैं, एक टाइम पे उस समय तो मैं भी घूंघट निकालती थी। मैं ससुर के सामने बोल भी नहीं सकती थी, सास के सामने भी घूंघट निकालना पड़ता था। लेकिन आज वो सब कुछ खत्म हो गया है। आजकल राजस्थान में तो इतनी आगे बढ़ने लगी हैं लड़कियां कि आज वो घूंघट तो कहीं चला गया है और सबसे ज़्यादा आगे बढ़ करके काम कर रही है। इतनी पढ़ रही हैं लड़कियां। सीकर जो हमारा है सबसे ज़्यादा आगे है, पढ़ाई में भी आगे है। तो आज मैं देखती हूँ कि हमारा जो राजस्थान है, ये पहले वाला राजस्थान नहीं रहा है, बदल रहा है, ये बिल्कुल बदल गया, चेंजिंग हो गया महिलाओं की वजह जी से। और मैंने सीकर को आज ही वो डेवलप किया है कि जैसे हिमाचल है, कश्मीर है, वो जगह मैंने बनाई है। आज हर जगह यही चर्चे हो रहे हैं कि भाई सीकर में अनार हो सकती है क्या, या सेब हो सकता है क्या, लेकिन वो मैंने करके दिखाया और हर किसान के भी हो रहा है जी। तो आप इतना साल से जो खेती कर रही हैं और इतना आगे बढ़ी हैं, तो आप सिर्फ राजस्थान को देख रही हैं या आपको देश भर के और चीज़ों की खेती के बारे में पता है और किसानों की हालत के बारे में कुछ पता है? मतलब आप पता रखती हैं या क्या? नहीं, वो तो देखो पता रखना पड़ता है। हर जगह की न्यूज़ में देखना पड़ता है कहाँ क्या हो रहा है। अब मतलब आप न्यूज़ भी देखते हैं। अब जैसे अब यूपी में देख लो, अब की बार इतनी बारिश हुई, उनकी तो सारी फसल चौपट हो गई है। मेरे पास जो लेबर है वो वहीं की है, तो वो कहती है आंटी जी हमारी सारी फसल है वो बर्बाद हो गई है। वहाँ कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि पानी से जो उनकी जो खेती होती है वहाँ सारी, जी उत्तराखंड में देख लो, हर जगह सारी खराब हो गई। तो मैं चाहती हूँ कि वो किसान भाई हैं, गरीब हैं, लेकिन उनका सरकार है वो सपोर्ट करे, क्योंकि सरकार के बिना किसान भाई आगे कभी नहीं बढ़ सकता है। तो इसलिए हर जगह की जो हमारे जो नेता हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि उन किसान भाइयों की हालत देखो आप और उनको सपोर्ट करो, क्योंकि उनको नेता किसने बनाया? किसान ने बनाया, जनता ने बनाया है ना। और अगर जनता मुकर गई तो कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इसलिए जनता की ओर हम जितना ध्यान देंगे ना, उससे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरह से आज खेती में किसान आगे बढ़ रहा है, तो उसमें सरकार का सपोर्ट रहता है। उन्हें अगर सब्सिडी दी जाए हर चीज़ पे, तो और भी खरीद सकता है। जैसे रोटोवेटर पे देख लो, ट्रैक्टर पे देख लो, सब्सिडी मिल रही तो किसान भाई खरीद रहा है, क्योंकि किसान भाई के साथ एक साथ इतने 10-10, 20-20, 40-40 लाख रुपए है नहीं।
तो वो कैसे खरीद पाएगा। तो इसलिए मैं सरकार का भी सपोर्ट सभी को चाहती हूँ कि हर इम्पोर्टेंट है हमारे सबके लिए, पूरे देश के लिए। पूरे देश के आपकी लिए। खेती में मशीनों का कितना इस्तेमाल है, किस किस तरह की इसके अंदर हमारी जो छोटी मशीन है, रोटोवेटर है, हमारे पास यही चलता है, क्योंकि इतने अंदर ज़्यादा चला नहीं सकते हैं, तो इसलिए छोटा रोटोवेटर ही काम करता है हमारे पास। तो वो हमने खरीद रखा है। अच्छा, वो खरीद रखा है जी। तो राजस्थान के जो किसान हैं, बेसिकली अभी तो मैंने सबका पूछा, लेकिन जो राजस्थान के किसान हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अब इस पॉडकास्ट में मैं लास्ट में एक सवाल पूछ रही हूँ। उनके लिए कहना चाहूँगी कि जितने भी किसान भाई हैं वो बागवानी की ओर आएँ, बागवानी की ओर आकर के ही वो हम पैसा कमा सकते हैं, ना कि ये गेहूँ बाजरा करके। हाँ, गेहूँ बाजरा भी करना है मेरा इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमें बागवानी में आना पड़ेगा। चाहे आप पॉली हाउस लगा लो, चाहे सब्जी कर लो, चाहे बागवानी करो, लेकिन कुछ अलग हटके करो। जैसे डेयरी है वो करो, मुर्गी फार्म करो, वो अलग हटके करोगे तब भी हम इनकम कम कर सकते हैं। और राजस्थान में खेती का फ्यूचर क्या दिख रहा है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ी चीज़ समझ में आ रही है लोगों को कि टेम्परेचर इतना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और राजस्थान में वैसे ही बहुत ज़्यादा समस्या है गर्मी की, बारिश कम होने की। यहाँ खेती का भविष्य कैसा दिख रहा है आपको? जो चैलेंज है सबसे बड़ा वही रेतीली ज़मीन है, बारिश कम है। अब की बार तो हमारा जो ये मोटा अनाज है, इसका चलन भी सबसे आगे हुआ है, इसलिए राजस्थान वालों की किस्मत चमक गई। ये हमारा अनाज है, ये महंगे भाव में जाएगा। पहले बाजरा जो था वो 400-500 रुपये बोरी पे जाता था, क्विंटल पे जाता था, और आज वही बाजरा है 2,500 रुपये क्विंटल पे जा रहा है। इसलिए राजस्थान के किसानों के लिए अच्छा मौका है, और चिंता की कोई बात ही नहीं है। अनाज भी अच्छा खड़ा है सबके लिए, बारिश भी इस बार अच्छी हुई है, तो इसलिए किसान जो राजस्थान के किसान है वो बहुत खुश हैं। तो मैं भी खुश हूँ, और आगे भी खुश रहेंगे, और आगे भी खुश रहेंगे, क्योंकि किसान भाई हैं वो अब आगे की सोचने लगे हैं सब। ये नहीं कि पीछे खा लिया और हमने कुछ मेहनत नहीं की। अब सर हर कोई किसान है वो समझ रहा है कि हमें आगे के लिए क्या करना है। आज कई की बात बताऊं कि नौकरी कर रहे हैं, लेकिन वो भी कह रहे हैं नौकरी करके भी कह रहे हैं हम बागवानी कर रहे हैं, क्योंकि हमें रिटायरमेंट के 5 साल बचे हैं, तो 5 साल में हम पेड़ लगा दें तो अगर आएंगे तो हमें उन पे इनकम हो जाएगी। तो वो भी आगे का सोच के चल रहे हैं, तो बहुत से ऐसे बागवानी में आ रहे हैं। तो ऐसे ही बागवानी एक अच्छा रिटायरमेंट प्लान भी है, रिटायरमेंट सबका उनका खुशी भी है कि हरियाली में ही आकर के हमारा जीवन व्यतीत रहे, और हम जहर नहीं खाएं, अपने खेती में आकर के उगा कर खाएं, और दूसरों को भी जरूरत पड़ेगी तो अच्छे फल खा के तंदुरुस्त भी रहें। जी, वही हो रहा है सब में। और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं मेरी आगे आएँ और आ भी रहें, और राजस्थान की महिलाएं आगे आएँ, क्योंकि एक महिला से हमने बात की, वो बहुत आगे आ चुकी है, और अच्छी बात यह है कि खुद आगे आने के साथ बाकी महिलाओं को आगे आने के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रही हैं। और राजस्थान में बैठकर अगर मैं बात कर रही हूँ तो इनका कहना है कि राजस्थान की जो खेती का भविष्य है वो बहुत अच्छा है, उसमें चिंता की बात नहीं है, बस किसान को हमेशा कुछ नया करते रहना पड़ेगा, नया सोचते रहना पड़ेगा। अगले पॉडकास्ट में फिर ऐसी ही एक हस्ती के साथ फिर मुलाकात होगी आपसे। आप देखते रहिए किसान तक।